देखो यहाँ पे हमारे पास ना दो टाइप के रिएक्शंस होते हैं। एक होता है रिवर्सिबल रिएक्शन और एक होता है इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये दोनों रिएक्शन में डिफरेंस क्या होता है, किस तरीके से ये ऑपरेट होते हैं, आप ये बात सुनो, ठीक है। देखो, एक रिएक्शन होता है इरिवर्सिबल ना। ये एक रिएक्शन होता है इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल, ठीक है। ये क्या होता है इसमें, जैसे लेट से आप NaOH से HCl बना रहे हो, ये एक्चुअली NaOH और HCl इरिवर्सिबल, क्योंकि दोनों स्ट्रांग होते हैं। ये बनता है NaCl प्लस H2O। अब ये जो हमारे पास रिएक्शन हो रहा है ना, ये NaOH और HCl का। अब देखो इसमें क्या है, जैसे वो लेट से वी हैव 100 मोल्स ऑफ NaOH एंड 100 मोल्स ऑफ HCl ना, इसकी 0 0 पे। अब ये होगा क्या, यहाँ पे ये कन्वर्जन स्टार्ट होगी एट द एंड ऑफ रिएक्शन। 20 ये बच गए और 80 मेरे NaCl और H2 फॉर्म हो गए। अब ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म हो गई ना। हमने क्या किया, ये जो 80 है उसको हमने टेक ऑफ कर लिया। ये जो 80 है, ये जो 80 है, इनको टेक ऑफ कर लिया। सॉरी, टेक आउट कर लिया। तो 80 है उनको टेक आउट कर लिया, और जो ये HCl के 20 इनको भी टेक आउट कर लिया। यानी कि जितना रिएक्शन ये हो सकता था, ये पॉसिबल था, हमने उतना रिएक्शन कर लिया ना। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। जो एक ही डायरेक्शन में चल रहा हो ना, उसको इसको हम बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। सही। अब इसी तरीके से क्या होता है, इसी तरीके से टैप होती है जिसको बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन और इक्विलिब्रियम रिएक्शन में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन तुम्हारे कोर्स में जो है उसी को ही इक्विलिब्रियम रिएक्शन को बोला गया है ना। तो ये अच्छा देखो, रिवर्सिबल रिएक्शन या इक्विलिब्रियम रिएक्शन ना, जो तुम्हारे कोर्स में वैसे जो एक छोटा सा डिफरेंस होता है रिवर्सिबल और इक्विलिब्रियम में, वो क्या होता है, रिवर्सिबल डिजायर नहीं होता। रिवर्सिबल रिएक्शन अनडिजायर्ड होता है। और उसमें क्या होता है, जैसे अब रिवर्सिबल की दो टाइप्स आ गए। एक आ गई रिवर्सिबल और एक आ गई इक्विलिब्रियम। एक आ गई इक्विलिब्रियम, एक आ गई रिवर्सिबल और दूसरी आ गई इक्विलिब्रियम। अब इसमें होता क्या है, अच्छा इसका इरिवर्सिबल के बारे में लिख दूं। प्रोसीड्स इन वन डायरेक्शन ओनली। ठीक है, जो एक ही डायरेक्शन में ये प्रोसीड करे, एक से ज्यादा डायरेक्शन में प्रोसीड ना करे, वो क्या होता है, वो होता है इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, ये क्योंकि एक ही डायरेक्शन में ये प्रोसीड कर रहा है, एक से ज्यादा डायरेक्शन में प्रोसीड नहीं कर रहा। ठीक है। अच्छा देखो, फिर इसी तरीके से क्या होता है, जो रिवर्सिबल है इसके दो पार्ट्स होते हैं। रिवर्सिबल के हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं। दो पार्ट्स किस तरीके से होते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। ठीक। देखो, एक होता है रिवर्सिबल और एक होता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को डायनेमिक इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं ना। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये मूव करता रहता है, कभी रुकता नहीं है। ठीक है। जी सर। अब एक अब देखो ये होता क्या है, इसको वैसे तो हम डायनेमिक ये इक्विलिब्रियम मिलता है। होता क्या है, ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसकी पहचान ये कि ये अनडिजायरेबल होता है। अनडिजायरेबल का क्या मतलब, कि हम चाहते नहीं है कि ये हो। ये अनडिजायरेबल होता है और ये डिजायरेबल है। ठीक है। और इसी तरीके से और डिफरेंस क्या आते हैं इनमें, और डिफरेंस इस तरीके से आते हैं। तो कुछ स्पेलिंग जो है ना वो गलत हो गई, डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल की। अब इसी तरीके से देखो क्या होता है यहाँ पे, हमारे पास ना रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, जैसे रिएक्शन हो रहा है AP का ना, AP प्लस CD, दे आर रिएक्टिंग विद ईच अदर टू फॉर्म B, D एंड AC ना। अब जैसे फर्स्ट करो यूं करके मैंने लिखा हुआ है ना, यूं। अब ये रिएक्शन आगे की तरफ कुछ आता है। ठीक है, जैसे फर्स्ट करो वही थे 100 100 थे ये। आफ्टर ये 0 देता, आफ्टर सम टाइम्स ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया। अब ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया है।
अब ये और मजीद आगे की तरफ नहीं जा रहा ना, ये बस यूं करके रिएक्शन है, ये मैक्सिमम कंप्लीशन इसकी रीच हो गई है, लेकिन ये रिएक्शन यहाँ रुकता नहीं है। ये रिएक्शन यहाँ रुकता नहीं है, ये पीछे की तरफ, यानी कि जो हमारे, हमने क्या किया, हमसे गलती हुई कि हमने प्रोडक्ट टेक आउट नहीं करे। हमने प्रोडक्ट टेक आउट नहीं किया, ये हेटी हेटी, तो क्या होता है, ये रिएक्शन वापस पीछे की तरफ आ जाता है। ये रिएक्शन पीछे की तरफ आ जाता है, और ये बी डी प्लस ए सी से ए बी प्लस सी डी बनना स्टार्ट हो जाता है, पीछे की तरफ आ जाता है। अनकंट्रोलेबल रिएक्शन होता है, अनडिजायरेबल होता है, और ये वापस से ये बनना स्टार्ट हो जाते हैं ना। तो ये वापस से बनना है स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये जैसे परसर हो गया, ये 50-50 हो गए, ये भी 50-50 हो गए, फिर ये वापस जो है ना इस तरीके से बन रहे हैं नहीं, ये 40 रह गए, ये 60-60 बन गए। तो ये अनडिजायरेबल होता है पूरा प्रोसेस ना। इसमें ये डिफरेंस, अगर मैं इसको वो बोलूँ तो मैं क्या बोलूँगा, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन ना, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन डोंट प्रोसीड एट द सेम टाइम, वो एक ही टाइम पर प्रोसीड नहीं करते। डोंट प्रोसीड एट द सेम टाइम, वो एक टाइम पे प्रोसीड नहीं करते, ठीक है। और नहीं इनके रेट इक्वल होते हैं ना, देयर रेट आर नॉट इक्वल आइदर, ठीक है। और नहीं इनकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट होती है, नाइदर देयर कंसंट्रेशन आर कांस्टेंट, ठीक है। नहीं इनकी जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट होती है सिर्फ। अब इसी तरीके से क्या होता है, अगर मैं और इसको जरा उस तरफ लेके जाऊं, ठीक है। तो अब आ जाओ इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम जो रिएक्शन होता है ना, उसमें डिफरेंस कहाँ पे आता है। तो ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन ना, क्योंकि पूरा हम यही पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि उन्होंने उन्होंने तुम्हारे कोर्स में इक्विलिब्रियम का वर्ड यूज कर लिया ना, उसको बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब ये होता किस तरीके से, इस चीज को बोलो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो है, ए वही रिएक्शन है, ए बी है, सी और डी आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, और दे आर फॉर्मिंग सी डी और सॉरी ए और सी और बी और डी। अब वही उसी तरीके से पूरा ये प्रोसेस चलता है। जैसे वो लेट से ये अभी 100-100 थे, ये 0-0 पे, ये कन्वर्ट होते का ये 80-80 होगा, ये वो 20-20, ठीक है। फिर इसी तरीके से ये कन्वर्जन आगे चलती है। कन्वर्जन कैसे आगे चलती है, ये हो गया 30-30, और ये हो गया 70-70। एट द सेम टाइम जब फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा होता है, उसी वक्त ये रिएक्शन पीछे की तरफ भी पलटता है, यानी कि फॉरवर्ड तो ये हो ही रहा है, उसी टाइम पे ये पीछे की तरफ भी आ जाता है। सही है, फॉरवर्ड रिएक्शन तो ये हो ही रहा है ना, फॉरवर्ड रिएक्शन तो ये हो ही रहा है, इसी टाइम पे ये पीछे की तरफ भी आ जाता है, ठीक है। और वापस भी हमारे जैसे कि अभी फॉरवर्ड तो चल ही रहा है, यानी ए बी और सी डी रिएक्शन कर रहे हैं, और ए सी और बी डी बन रहा है ना, ये तो चल ही रहा है। अब होता है क्या है कि वापस ए सी और बी डी भी आपस में रिएक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं एट द सेम टाइम। दैट इज द कोर डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इक्विलिब्रियम। रिवर्सिबल में मैंने क्या लिखा है कि फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डू नॉट प्रोसीड एट द सेम टाइम ना, उसमें सेम टाइम में प्रोसीड नहीं करते, इसमें सेम टाइम में प्रोसीड करते हैं, सही है। एक ही टाइम में स्टार्ट हो जाता है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, हमारे पास ए सी और बी डी आपस में रिएक्शन करते हैं, और सी डी और ए बी बनाना स्टार्ट कर देते हैं, और सी डी और ए बी बनाना स्टार्ट कर देते हैं। आगे वो तो चल ही रहा है, यानी कि ए बी और सी डी जो है वो तो रिएक्शन कर ही रहे हैं, एंड दे आर फॉर्मिंग अ गुड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ए बी एंड सी डी आर रिएक्टिंग ना,
ये रुके थोड़ी है बी और सी डी, ये तो रिएक्ट कर ही रहे हैं। एट द सेम टाइम ये रिएक्शन भी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इन्होंने भी आपस में रिएक्शन स्टार्ट कर दिया, कि इन्होंने पहले कर रहे थे ये ए बी और सी डी, अब ए सी और बी डी जो प्रोडक्ट वो बन रहे थे, पर उन्होंने भी आपस में रिएक्शन स्टार्ट कर दिया, वापस रिएक्शन बनाना शुरू कर दिया ए बी और सी डी। ठीक है, अब जैसे ये वापस जो है ना, अब इसकी वो कंसंट्रेशन यहाँ से फर्स्ट करो, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 70 से ना, अब ये वो 30 क्या होगा, ये फर्स्ट करो हुआ 60, अगर ये 60 है तो ये कितना होगा, 40, फिर ये कितना हुआ 50, और ये कितना हुआ 50, तो ये कितना हुआ 50, फिर ये कितना हो गया, ये मेरे पास हो गया 40, और ये हो गया 60। यहाँ पे आके ना ये कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या हुआ कि फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन प्रोसीड्स एट द सेम टाइम ना। अगर मैं इसका पहला लिखूंगा पॉइंट, क्या लिखूंगा, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन प्रोसीड एट द सेम टाइम। ठीक है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन प्रोसीड एट द सेम टाइम, ये सेम टाइम पे प्रोसीड करते हैं, तो हमें यहाँ को पता चल गया। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ये हमारे पास कंसंट्रेशन जो है यहाँ पे आके वो कांस्टेंट हो गई, कि ये ए सी और बी डी ये 40-40 हो गया, और ए बी और सी डी 60-60 हो गए। अब फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है, बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है, लेकिन ये कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही, कंसंट्रेशन यहीं पे आके हटक गई ना। इसका क्या मतलब है कि जितना ए सी और बी डी बन रहा है, यानी जितना फॉरवर्ड रिएक्शन है, जितना रेट फॉरवर्ड रिएक्शन का है, उतना ही रेट बैकवर्ड रिएक्शन का है ना। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या था, ए बी और सी डी रिएक्ट कर रहे थे और ए सी और बी डी बना रहे थे, और उन्होंने तो क्या हुआ कि हमारे पास 30 और ये 30 हमारे पास ये सी और बी डी यानी रिएक्टेंट गए थे, और 70 हमारे प्रोडक्ट बन गए थे। क्या हुआ, अभी रिएक्शन फॉरवर्ड चल ही रहा था, कि रिएक्शन पीछे की तरफ भी स्टार्ट हो गया ना, बैकवर्ड एट द सेम टाइम फॉरवर्ड चल रहा है, बैकवर्ड भी स्टार्ट हो गया। सही है, तो फिर इससे क्या हुआ कि हमारे पास वापस रिएक्टेंट बनना स्टार्ट हो गया ना, जहाँ से हमने अभी इस ए बी और सी डी बनना स्टार्ट हो गया, पहले ए बी और सी डी हमारे रिएक्टेंट थे। अब क्या होता है, ये वो कंसंट्रेशन इसकी पीछे की तरफ आने लगती है ना, जैसे यहाँ पे अभी 70 और वो 30-30 थे, यहाँ पे कितने होंगे 60-60 और 40-40, इस तरीके से। ठीक है, अब एक टाइम ऐसा आता है कि ये कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है, ये 40-40 पे और ये 60-60 पे कांस्टेंट हो गई, ये 40-40 पे और ये 60-60 पे ना, ये कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई। अब ये चेंज नहीं हो रही है, हालांकि फॉरवर्ड रिएक्शन में भी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी रिएक्शन हो रहा है, यानी कि रिएक्शन इस तरफ भी जा रहा है और रिएक्शन इस तरफ भी आ रहा है, दोनों तरफ रिएक्शन जा रहा है, लेकिन कंसंट्रेशन पे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। तो क्यों नहीं पड़ रहा, कि जिस रेट से मेरे जो रिएक्शन आगे की तरफ जा रहा है ना, उसी रेट से वो पीछे भी आ रहा है, तो कंसंट्रेशन कांस्टेंट है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सॉरी, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction। ठीक है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, क्या, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, इज इट क्लियर। अब इसी के साथ देखो कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट है, तो एक पॉइंट क्या हो गया। अच्छा, कभी भी ये एक स्टूडेंट गलती करते हैं, सेम लिख देते हैं, सेम का मतलब है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की सेम है। अक्सर ये बुक में भी ये मिस्टेक हुई भी होती है, कि वो वर्डिंग ऐसे यूज करते हैं, जाहिर सी बात है बच्चा तो यही समझेगा ना कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो सेम है, यानी कि अगर एक 50 है तो दूसरा रिएक्टेंट 50 है तो प्रोडक्ट भी 50 है। ऐसा नहीं, सेम नहीं होते, कांस्टेंट होते हैं। वो कांस्टेंट का क्या मतलब है, जो भी वैल्यू है एक्स वाई, जैसे यहाँ पे था ना, यहाँ पे हमारे पास ये लेफ्ट साइड क्या थी 60-60, और फॉरवर्ड साइड क्या थी, यानी राइट हैंड साइड 40-40। अब ये सेम नहीं है, एक 60 एक 40 है, लेकिन ये यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि ये क्या है, कांस्टेंट है। कंसंट्रेशन ऑफ बोथ साइड्स
आर कांस्टेंट। ठीक है, क्या बोला मैंने, कंसंट्रेशन ऑफ बोथ साइड्स आर कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट। साइड। ठीक है, दोनों साइड की वो कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट होती है। अब ये बेसिक चीजें हैं मेरे पास किसकी, इक्विलिब्रियम की ना, इक्विलिब्रियम रिएक्शन की, बिल्कुल ये बेसिक चीजें हैं, सही। अच्छा देखो यहाँ पे अब हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ना इक्विलिब्रियम का, वो है ली चैटलियर प्रिंसिपल। क्या नाम है उसका, ली चैटलियर प्रिंसिपल। अब ये वो बोलता क्या है, ये बोलता है कि भाई अगर आपका इक्विलिब्रियम बाय एनी मींस डिस्टर्ब हो जाए ना, आपका इक्विलिब्रियम बाय एनी मींस डिस्टर्ब हो जाए, तो आप कौन सा ऐसा स्टेप लोगे कि आपका जो है वो इक्विलिब्रियम वापस री इस्टेब्लिश हो जाए। ठीक है, इसको अगर मैं वैसे डिफाइन करना चाहूँ आम वर्डिंग में, तो क्या लिखूंगा, इफ द कंडीशन, if the condition of equilibrium are changed, if the condition of equilibrium are changed, the position of equilibrium moves to oppose the change। ठीक है। अच्छा देखो, केमिस्ट्री में असल प्रॉब्लम होती ही यही है कि वर्डिंग से बच्चा समझ नहीं पाता है। आप जितनी भी कोशिश कर लो वर्डिंग से नहीं वो समझ पाओगे ना। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इफ द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम आर चेंज्ड, द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विल मूव टू अपोज द चेंज। सही है, मेरी बात सुनो, अब होता क्या है, ली चैटलिट प्रिंसिपल बोलता है कि भाई अगर बाय एनी मींस हमारी कंसंट्रेशन चेंज, जो ये इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हो गया, इफ बाय एनी मींस आर इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब, जो स्टेप लेना है ना, आपको स्टेप लेना है और कैसे लेना है वो आपको बताता है ली चैटलियर प्रिंसिपल। सही है, आपका अगर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, इक्विलिब्रियम खत्म हो गया ना, अच्छा इक्विलिब्रियम का जो साइन होता है, जैसे मैंने रिएक्शन लिखा है ना, तो उसके साथ यूं साइन आएगा ना, मैं आपको साइन बनाना भूल गया था, जैसे यूं साइन आता है इसके साथ ना, ये वाला, दो हाफ एरोज होते हैं इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, टू हाफ एरोज इन अपोजिट डायरेक्शन ना, ये ली चैटलियर प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम का साइन होता है, इसको याद रखना। ठीक है, रिवर्सिबल और इक्विलिब्रियम में, यानी कि रिवर्स सॉरी इरिवर्सिबल और इक्विलिब्रियम में ये डिफरेंस होता है। अब देखो क्या है, लीच चैटलियर ये प्रिंसिपल, एक तो इसकी डेफिनेशन है, इफ द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आर चेंज, द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम मूव टू अपोज द चेंज। सही है, वो मूव करता है ताकि उस चेंज को अपोज कर सके। इसी तरीके से अगर मैं इसको आम वर्डिंग में, इफ आई हैव टू एक्सप्लेन इन सिंपलर टर्म्स, if the equilibrium is disturbed, जो स्टेप हमें लेने हैं, स्टेप आर टू बी टेकन आर गवर्न बाय ली चैटलियर प्रिंसिपल। ठीक है, अब ये मैं आपको लिख रहा हूँ ताकि ये प्रॉपर जो है ना कॉन्सेप्ट को बिल्डिंग हो रहा है। इफ आर इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब, अगर हमारा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, इफ आर इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब, द स्टेप्स, the step we will have to take in order to regain the equilibrium, to regain the equilibrium are governed by ली चैटलियर प्रिंसिपल। सही है, अब ये सिंपलर टर्म में ना मैंने डिफाइन कर दिया है, क्या, इफ आर इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब,
the steps we will have to take in order to regain the equilibrium are governed by ली चैटलियट प्रिंसिपल। यानी कि अगर हमारा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है, तो हमें स्टेप लेने हैं, हमें जरूरी स्टेप लेने हैं ताकि हमारा इक्विलिब्रियम वापस आ जाए। तो वो जो स्टेप है वो गवर्न कौन करता है, वो किस रूल को फॉलो करते हैं, वो फॉलो करते हैं और वो गवर्न करता है ली चैटलियट प्रिंसिपल। ली चैटलियट प्रिंसिपल क्या बोलता है, अगर कोई साइड कम हो गई है उसको इंक्रीज कर दो, दूसरी साइड खुद ब खुद डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि दोनों उस पे आ जाएंगे, ठीक है। अगर एक साइड जो है वो इंक्रीज डिक्रीज हो गई है तो जो साइड डिक्रीज होगी उसको इंक्रीज कर दो, इक्विलिब्रियम खुद ब खुद रिस्टेब्लिश हो जाएगा। द साइड दैट इज डिक्रीज increase the side that is decreased। So equilibrium will begin soon। तो ये वापस इक्विलिब्रियम आ जाए ना, आप जो साइड, अब ये देखो ये चीज याद रखना, सही है, जो साइड डिक्रीज हो रही है ना उसको इंक्रीज, इंक्रीज द साइड दैट इज डिक्रीज, जो वो कम हुई है। अब देखो इसमें क्या है, हम सबसे पहले आता है कि वो कंसंट्रेशन, सबसे पहले इसमें क्या आता है, सबसे पहले इसमें आता है कि वो कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन किस तरीके से आता है। देखो कंसंट्रेशन में किस तरीके से आता है, अब मेरी बात सुनो। देखो जैसे A+B है, वो रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, C+D, ठीक है। अभी जो इसका इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश है 40-40 पर ना, और 60-60 पर, ठीक है, इस पे इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश है। बाय बाय एनी मींस, बाय बाय एनी मींस होता क्या है, जो हमारा इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। डिस्टर्ब कैसे होता है कि ये हो गया, अब मैं जानबूझ के ये चीज को लिख रहा हूँ भाई, ये सेम को कंसिडरेशन लिख रहा हूँ ना, अभी इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश था, अब ये दोनों 50-50 हो गए। इक्विलिब्रियम किस पे स्टैब्लिश था, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश था 40-40 पे, नॉट ऑन 60-60, इस बात का ध्यान रखना। इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश था 40-40 पे, 60-60 पे स्टैब्लिश नहीं था, ठीक है। तो जब ये 50-50 हुआ ना तो उसने इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर दिया, क्या कर दिया, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर दिया। जब ये 50-50 हुआ इसने इक्विलिब्रियम क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया। यानी कि अगर मैं देखूं तो रिएक्शन पीछे की तरफ आ गया, रिएक्शन पीछे की तरफ आ गया ना, यानी कि मेरे पास ये पहले 40 था फिर ये 50-50 होगा, यानी कि जो हमारी ए बी की साइड है वो ज्यादा बनने लगी। तो उसका क्या मतलब है, बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीज, बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीज हो गया, क्या हो गया यहाँ पे। बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीज हो गई, यानी दोनों इक्विलिब्रियम हो गए ना। नहीं अभी तो ये डिस्टर्ब हुआ है ना, अभी वो थोड़ी हुआ, ये तो डिस्टर्ब हुआ है। हाँ जी। यानी 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 बैकवर्ड बैकवर्ड 50 हो गया, अभी 40 से 50 हाँ हो गया। हाँ, और हमारे इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश था 40 और 60 पे, तो हमें वापस ये क्या लाना है, 40-40 और 60-60 लाना है। तो अभी मैंने क्या बताया था, जो साइड डिक्रीज हुई है उसको इंक्रीज कर दो। कौन सी साइड डिक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है ये वाली साइड ना, डिक्रीज हुई है ये वाली साइड। तो मैं क्या करूंगा, जो स्टेप मैं लेता हूँ ना उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम शिफ्ट, जो स्टेप मैं लेता हूँ उसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम शिफ्ट। तो मैं क्या बोलूंगा, द इक्विलिब्रियम शिफ्ट विल मूव टुवर्ड्स, एक मिनट, अब मैंने क्या लिखा, बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीज्ड, तो ये अब बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीज हो गया। अब यहाँ पे जो रिजल्ट आया, जो इक्विलिब्रियम, यहाँ पे लिख दो ना, रिजल्ट ऑफ इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब, ठीक है। अब ये मैंने स्टेप नहीं लिया, ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब का रिजल्ट है, जो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ है ये उसका रिजल्ट है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, मैंने वापस से इसको 60-60 करना है। तो मैं क्या करूंगा, फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्शन इंक्रीज कर दूंगा, सही है, फॉरवर्ड रिएक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन इंक्रीज करूंगा तो क्या होगा, वापस मेरा ये 50-50 जो है वो
60 60 बनना स्टार्ट हो जाएगा। सही है। तो अब मैं क्या लिखूंगा, अब यहाँ पे देखो एक चीज होती है इक्विलिब्रियम शिफ्ट। इक्विलिब्रियम शिफ्ट विल मूव टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। सही। अब इसका मतलब क्या है, मेरी बात सुनना ना। इसका ये मतलब है कि क्योंकि जब ये वापस एक मिनट, जब ये 40 से 50-50 हो गया, जब ये 40 से 50-50 हो गया ना, तो क्या मतलब है कि हमारा, लेकिन हमारा इक्विलिब्रियम तो 40 और 60 पे था। अब ये दोनों फिफ्टी हाँ जी, फिफ्टी हो गए। वो ये डिक्रीज साइड, हो गया। लेफ्ट साइड वो कम हो गई, राइट हैंड साइड, लेफ्ट साइड इंक्रीज हो गई, लेफ्ट हैंड साइड डिक्रीज हो गई। इक्विलिब्रियम जी। डिस्टर्ब हो गया। अब मैंने क्या करना है, जो साइड कम हुई है उसको इंक्रीज करना है। कम कौन सी हुई थी? कम मेरी हुई थी हमारी ये छोटी वाली वाली, साइड। राइट वाली, राइट हाँ वाली। अब उसको इंक्रीज कैसे करेंगे? फॉरवर्ड रिएक्शन में, फॉरवर्ड में डायरेक्शन में रिएक्शन इंक्रीज करेंगे। तो जो स्टेप लेते हैं ना उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम शिफ्ट। जो हम यहाँ पे स्टेप ले रहे हैं ना, उस स्टेप को बोलते हैं इक्विलिब्रियम शिफ्ट। सही है। अब ये मैं लिखूं द स्टेप वी आर टेकन, नहीं, उसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम शिफ्ट जो है हमारा, यानी कि जो रिएक्शन है वो आगे की तरफ कर देंगे। द इक्विलिब्रियम शिफ्ट विल मूव टुवर्ड्स, यानी कि जो हम स्टेप ले रहे हैं वो क्या, इक्विलिब्रियम शिफ्ट। द इक्विलिब्रियम शिफ्ट विल मूव टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, या फिर तुम इसको प्रोडक्ट साइड भी बोल सकते हो ना, ये प्रोडक्ट साइड पे जा रहा है इस तरीके से। सही। ये होता है मेरा कंसंट्रेशन का। ठीक है, देखो अगर इसी तरीके से अगर ये हो जाए, लेट से 40-40 था ना ये, एक मिनट, ये यहाँ पे 40-40 पर इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश था। ठीक है, 40-40 पे, और ये 60-60 पे इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश था। अभी ये हो जाए 70-70, और ये हो जाए 30-30। सही है। तो अब क्या होगा, अब यानी कि अब उल्टा चक्कर हो गया। अब क्या हुआ है यहाँ पे, ये हमारे पास अब हमारी ये वाली साइड इंक्रीज हो गई, अब ये साइड इंक्रीज हो गई ना। सही है। तो मैं क्या बोलूंगा इसको, एज अ रिजल्ट ऑफ इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब। ये मैं आपको इसलिए मैं नोट कर रहा हूँ ताकि आप बाद में देखो तो आपको कुछ समझ आ जाए कि क्या मैंने कहा था। एट द रिजल्ट ऑफ इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब, EQ का मतलब इक्विलिब्रियम, राइट हैंड साइड इंक्रीज। ठीक है, राइट हैंड साइड इंक्रीज यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन। राइट हैंड साइड इंक्रीज का मतलब है फॉरवर्ड रिएक्शन। सही है। अब ये बात तो क्लियर हो गई। अब क्या करूंगा, जो इक्विलिब्रियम शिफ्ट क्या करेगा, अब मेरे पास राइट हैंड साइड इंक्रीज हुई है ना, तो वो लेफ्ट हैंड साइड को इंक्रीज करेगा। सही है। तो क्या लिखूंगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट विल मूव टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड यानी रिएक्टेंट साइड। बस ये इतनी सी बात है, वो कंसंट्रेशन है। इसी तरीके से ये टेम्परेचर का आता है, टेम्परेचर को जस्ट कंसंट्रेशन की तरह ट्रीट करना से ज्यादा ट्रीट नहीं करना ना। ठीक है। यानी टेम्परेचर और वो कंसंट्रेशन दोनों को सेम रखना। ठीक है, कि दोनों एक ही तरीके से ट्रीट होते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे वो टाइप्स आ जाती है, एक आता है एक्सो और एक आता है हेंडो ना। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सो की तरफ। ठीक है। टेम्परेचर की जाहिर सी बात दो टाइप्स होती है, एक होती है एक्सोथर्मिक और दूसरी होती है एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, जैसे मेरे पास यही रिएक्शन मैंने लिख दिया, ए बी इज रिएक्टिंग विथ सी डी टू फॉर्म ए सी और बी डी। अब अगर हम टेम्परेचर की सेंस में देखें ना, तो जो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है वो हीट के साइन के साथ स्टैब्लिश होता है। यानी कि जब वो हीट एक स्पेसिफिक जगह से रिलीज, यानी स्पेसिफिक जगह मतलब स्पेसिफिक साइड मतलब, या तो हीट रिएक्टेंट साइड पे आती है या प्रोडक्ट साइड पे आती है। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होती है। एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होती है, तो जो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है वो प्रोडक्ट साइड पे हीट के साइन के साथ स्टैब्लिश होता है। क्या, जो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है वो इस हीट के साइन के साथ स्टैब्लिश होता है। जो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है वो इस हीट के साइन के साथ स्टैब्लिश होता है ना। ठीक है। अब क्योंकि एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होती है, तो हीट ये प्रोडक्ट साइड पे आती है। ठीक है। तो हमेशा जो यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा वो इस हीट के साइन के साथ स्टैब्लिश होगा। अच्छा, अब देखो, अगर मैं यहाँ पे, अब बहुत ही सिंपल सी चीज है, अगर मैं यहाँ पे केस वन के अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर दूं, टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा,
तो ये वाली साइड इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये वाली साइड मेरी इंक्रीज हो गई ना, क्योंकि इस साइड पे टेम्परेचर है। ठीक है, इसको जस्ट ये कंसंट्रेशन की तरह ट्रीट करो। ठीक है, मैंने जब टेम्परेचर इंक्रीज किया तो हीट इंक्रीज होगी। अब हीट कौन से साइन पर है, कौन से साइड पर है? हीट ये वाले वो साइड पर जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो अब रिएक्शन क्या हो गया, रिएक्शन मेरा आगे की तरफ चले गया। ठीक है, रिएक्शन मेरा वो कहाँ चले गया, रिएक्शन चले गया, किस तरफ चले गया, प्रोडक्ट साइड पे। रिएक्शन चले गया प्रोडक्ट साइड पे, मैंने शो कर दिया ये प्रोडक्ट साइड पे जा रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ पे शो कर दिया कि मेरा रिएक्शन कहाँ जा रहा है, प्रोडक्ट साइड पे जा रहा है। अब ये हुआ क्या, ये प्रोडक्ट साइड पे जो गया ये हुआ क्या, अब क्या होगा, ये तो इक्विलिब्रियम डिस्टेब्लिश हो गया यूं करके। इक्विलिब्रियम तो डिस्टेब्लिश हो गया यूं करके ना, क्योंकि वो प्रोडक्ट साइड पे चले गया। सही है, क्योंकि हीट ज्यादा बन गई। सही है, वो प्रोडक्ट साइड पे चले गया। अब क्या होगा, मैं इक्विलिब्रियम शिफ्ट को काम मूव करूंगा ताकि ये वापस इक्विलिब्रियम आ जाए टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, यानी रिएक्टेंट साइड। जी सर। इक्विलिब्रियम शिफ्ट कहाँ जाएगा, यहाँ पे। क्या बोलूंगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट विल मूव टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड या रिएक्टेंट साइड, क्योंकि हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है ना। सही है। अच्छा देखो, अब सेकंड वो सिनेरियो क्या है, अगर मैं टेम्परेचर डिक्रीज कर दूं। देखो, अब मैंने क्या बोला है कि जो इक्विलिब्रियम रीस्टैब्लिश हो रहा है ना, और जो इक्विलिब्रियम जो स्टैब्लिश होता है वो हीट के साइन के साथ स्टैब्लिश होता है। अब अगर मैं हीट को कम करूंगा ना, तो प्रोडक्ट साइड डिक्रीज हो जाएगी ना, क्योंकि जो अगर जो हीट का साइन है वो इक्विलिब्रियम के साथ है। यानी को इक्विलिब्रियम कुछ अगर जैसे वो कंसंट्रेशन की तरह लो, अगर मैं जैसे कि हीट का साइन है, इसके साथ इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो रहा है। अगर मैं हीट इंक्रीज या डिक्रीज करता हूँ तो इक्विलिब्रियम में फर्क पड़ता है। अब मैं अगर टेम्परेचर कम कर रहा हूँ, यानी हीट कम कर रहा हूँ, तो मेरी जो प्रोडक्ट साइड है वो डिक्रीज हो जाएगी। सही है, तो रिएक्शन कहाँ चले आएगा, रिएक्टेंट साइड पे। रिएक्शन कहाँ गया, रिएक्टेंट साइड पे चले गया। रिएक्शन कहाँ चले गया, रिएक्टेंट साइड पे चले गया। तो जो मेरा इक्विलिब्रियम शिफ्ट है, इसको मैं हीएस बोल देता हूँ। जो इक्विलिब्रियम शिफ्ट है वो कहाँ चले आएगा, राइट हैंड साइड, यानी प्रोडक्ट साइड पे। कहाँ जाएगा, प्रोडक्ट साइड पे। क्यों, जब मैंने हीट इंक्रीज करी ना, और जब मैंने ये टेम्परेचर डिक्रीज किया ना, तो क्या हुआ कि ये साइड, हाँ क्या ए प्लस बी लिख दिया, तो बन गया ए सी और पी डी। ठीक है, इस हीट के साइन के साथ। अब क्या हुआ, मैंने क्या बोला कि भाई ये वाली साइड मेरी, अब साइड कौन सी इंक्रीज हुई है, अब मेरी ये साइड इंक्रीज हो गई। मेरी रिएक्टेंट साइड जो है वो इंक्रीज हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ये ऊपर की तरफ बना दूँ ताकि ये क्लियर हो जाए। मेरी रिएक्टेंट साइड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। सही है, रिएक्टेंट साइड मेरी इंक्रीज हो गई। अब ये तो इक्विलिब्रियम तो खत्म हो गया, डिस्टेब्लिश हो गया, डिस्टर्ब्ड हो गया। क्यों, क्योंकि जो है वो, क्योंकि जब हीट वो कम हुई तो रिएक्शन पीछे की तरफ आ गया, क्योंकि जो ये वाली साइड थी वो लोअर हो गई और ये हायर हो गई। अब मुझे इसको वापस इक्विलिब्रियम की तरफ लाना है, तो मैं क्या करूंगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट विल मूव टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, या राइट हैंड साइड के बदले में प्रोडक्ट साइड भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो जब ये वापस आगे की तरफ जाएगी, तो जब ये वापस आगे की तरफ जाएगी तो क्या बन जाएगा, मेरा ए सी और बी डी वापस बनने को लगेगा। ठीक है, इस तरीके से। ये क्लियर है। अच्छा देखो, इसी तरीके से हमारे पास एंडोथर्मिक भी होता है। एंडोथर्मिक क्या होता है, एंडोथर्मिक हमारे पास होता है कि देखो, एंडोथर्मिक में हीट ऐड होती है ना, ऑन रिएक्टेंट साइड हम हीट देते हैं। तो मैंने अगर रिएक्शन लिखा है ए बी और बी सी डी है, वो रिएक्ट कर रहा है और बना रहा है ए सी और बी डी। सही है, ए बी और सी डी रिएक्ट कर रहा था और क्या बना रहा है, ए सी और बी डी। अब यहाँ पे जो हीट का साइन है ना, वो रिएक्टेंट साइड पे आता है। जो हीट का साइन है वो रिएक्टेंट साइड पे आता है। हीट का साइन कहाँ आता है,
रिएक्टेंट साइड पे आता है। दोबारा से बता रहा हूँ, हीट का साइन जो है ना, कहाँ पे आता है? रिएक्टेंट साइड पे आता है। सही। अब देखो ये करता क्या है। सही। अब अगर मैं टेम्परेचर लेट से इंक्रीज कर रहा हूँ ना, वही वो सिनेरियो इसी तरीके का ना। अगर मैं टेम्परेचर मैं इंक्रीज करता हूँ तो क्या होगा? एज ए रिजल्ट रिएक्टेंट साइड इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट कहाँ जाएगा? इसकी अपोजिट साइड पे। कहा? इक्विलिब्रियम शिफ्ट जाएगा मेरा प्रोडक्ट साइड पे, या लेफ्ट हैंड साइड उसको बोल सकते हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरी जो है वो जब टेम्परेचर इंक्रीज हो तो टेम्परेचर इस तरफ था, रिएक्टेंट साइड पे था। यानी हीट रिएक्टेंट साइड पे थी, तो रिएक्टेंट साइड इंक्रीज हो जाएगी हीट के साइन के साथ। तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट कहाँ है? वो प्रोडक्ट साइड पे मूव कर जाएगा। इसी तरीके से पार्ट टू देख लो। अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, तो अब ये ही साइड, रिएक्टेंट साइड, डिक्रीज हो जाएगी। यानी इंक्रीज कौन सी होगी? प्रोडक्ट साइड ना। तुमने क्या करना है, जो साइड इंक्रीज हो रही है उसकी बेस पे बात करनी है, ताकि तुम उसकी अपोजिट साइड पर इक्विलिब्रियम शिफ्ट मूव कर सको ना। तुमने क्या करना है, जो साइड तुम्हारे, जो इक्विलिब्रियम जो डिस्टर्ब हो रहा है उसके रिजल्ट में जो साइड इंक्रीज हो रही है, तुमने उसके अपोजिट साइड पे लेके आना है ना, कि कौन सी साइड इंक्रीज हो रही है। तो जो इंक्रीज हो रही है तो मैं उसके अपोजिट इक्विलिब्रियम शिफ्ट मूव कर देना है। यानी कि राइट हैंड साइड। ठीक है, कहाँ मूव करेगा ये? राइट हैंड साइड पे मूव कर जाएगा। अच्छा देखो, इसी तरीके से क्या होता है, ये प्रेशर होता है इसका। प्रेशर का क्या रोल होता है? अभी टेम्परेचर और ये कंसंट्रेशन का हम वो पढ़ चुके हैं, प्रेशर का क्या रोल होता है। देखो, प्रेशर का एक रोल सीधा ऐसा याद रखो, बस। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट कहाँ जाएगा? लेदर मोड्स की तरफ। कहाँ जाएगा? लेदर मोड्स की तरफ। और अगर प्रेशर इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट जाएगा टुवर्ड्स मोर मोल्स की तरफ। बस इतनी सी बात मेरे को याद रखो, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है। काफी आसान होता है, इसमें आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है। अगर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो कहाँ जाएगा? वो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो कहाँ जाएगा? टुवर्ड्स प्रेशर डिक्रीज प्लस इंक्रीज इंक्रीज हो रहा है तो लेदर मोल, डिक्रीज हो रहा है तो मोर मोल्स की तरफ वो मूव करेगा। सही। अच्छा देखो, अभी आपके पास क्या है, अभी आपके पास ये कांटेक्ट और हैबर, ये प्रोसेस पढ़ेंगे। सबसे पहले हैबर, ये प्रोसेस है हैबर। ये प्रोसेस क्या होता है? वो आपका है कि प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। आप अमोनिया भी प्रिपेयर करते हो ना। आप क्या करते हो? अमोनिया जी भी प्रिपेयर करते हो। किस तरीके से करते हो? आपके पास क्या होता है? आपके पास हाइड्रोजन होता है। ठीक है। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का रिएक्शन करते हो, कैटलिस्ट यूज करते हो आप, आयरन। ठीक है। कैटलिस्ट आयरन यूज करते हो और अमोनिया भी प्रिपेयर करते हो। अब इसमें क्या होता है? इसमें इस तरीके से होता है, यानी कि 3H2, हाइड्रोजन के 3 मोल लेते हो, नाइट्रोजन का 1 मोल लेते हो, और आप फॉर्म करते हो 2NH3। तो ये 2NH3 आप फॉर्म कर रहे होते हो। सही। और ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है ना, जब मैंने रिवर्सिबल शो नहीं किया, ये रिवर्सिबल यानी इक्विलिब्रियम रिएक्शन होता है। सही। अब क्या होता है कि इसकी कन्वर्जन बहुत कम होती है ना, ये वापस पीछे आता रहा है, आगे को जाता रहता है। इसी वजह से हम ये बहुत वीक रिएक्शन होता है, बड़ी मुश्किल से आगे आता है, तो हम इसमें आयरन यूज करते हैं ताकि ज्यादा ये आगे को जा सके। अच्छा देखो, अब यहाँ पे क्या है? तो अब देखो यहाँ पे, अब मेरी बात सुनना। यहाँ पे हमें इसको आगे वो बढ़ाने के लिए ना, ज्यादा अमोनिया प्रिपेयर करने के लिए, देखो एक तो ये कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है ना। अगर मैं इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर बात करूं, अगर मैं इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर बात करूं ना, अगर मैं यहाँ पे क्या बात करूं, इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर बात करूं, तो मुझे दो चीजें देखनी है। सबसे पहले तो अगर मैं इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर बात कर रहा हूँ ना, टेम्परेचर अगर मैं इंक्रीज करता हूँ तो ये साइड इंक्रीज हो जाएगी। सही है। तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट कहाँ जाएगा? राइट हैंड साइड पे, यानी अमोनिया की तरफ। इक्विलिब्रियम शिफ्ट कहाँ जाएगा? अमोनिया की तरफ ना, राइट हैंड साइड पे। तो अगर मैं टेम्परेचर हाई करूंगा तो अमोनिया की प्रोडक्शन ज्यादा होगी, क्योंकि इक्विलिब्रियम शिफ्ट ज्यादा बनेगा। सही है। तो मैंने क्या करना है? टेम्परेचर इंक्रीज करना है, टेम्परेचर हायर टेम्परेचर पे करना है। दूसरा ये कि अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करता हूँ तो ये कहाँ जाएगा?
लेदर मोल्स की तरफ। तो लेदर मोल्स किसके पास है, अमोनिया के पास है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे हाइड्रोजन के तीन, नाइट्रोजन का एक, तो टोटल 4 मोल्स। यहाँ पे अमोनिया के सिर्फ 2 मोल्स है, तो ये कहाँ जाएगा, लेदर मोल्स यानी अमोनिया की तरफ। अब देखो ये हाई प्रेशर और ये हायर टेम्परेचर, ये वो दोनों रिएक्शन को कहाँ लेके जा रहे हैं, अमोनिया की तरफ वो लेके जा रहे हैं ना। तो ये दोनों चीजें याद को रखना कि अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा ना, तो मेरी रिएक्टेंट साइड इंक्रीज हो जाएगी। एज अ रिजल्ट क्या होगा, मुझे इक्विलिब्रियम शिफ्ट को अपोजिट साइड यानी प्रोडक्ट साइड पे मूव करना पड़ेगा, यानी जो साइड कम हुई है उसको इंक्रीज कराना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरीके से मैंने आपको टेम्परेचर का पढ़ा है। ठीक है, और ये एंडोथर्मिक है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ ये प्रेशर इंक्रीज करता हूँ तो रिएक्शन ये इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम शिफ्ट जाएगा टुवर्ड्स पोलैरिजर मोड्स। इक्विलिब्रियम शिफ्ट कहाँ जाएगा, टुवर्ड्स पोलैरिजर मोड्स। ठीक है, तो वो NH3 की तरफ जाएगा, NH3 की तरफ वो कम मोड्स है। अब इस तरीके से देखो होता क्या है। अब ये दोनों चीजें मैंने आपको बता दी ना कि अफेक्ट क्या होता है टेम्परेचर का, ठीक है, वो भी मैंने आपको बता दिया। प्रेशर का क्या होता है अफेक्ट, वो भी आपको बता दिया। ठीक है, मैंने जाहिर सी बात है एक अलग टर्म को बताया, तो यहाँ पे सिर्फ आपको रीड कर देता हूँ, ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे देखो टेम्परेचर कहाँ गया। ठीक, एक सेकंड। अच्छा देखो, यहाँ पे मैंने एक बात बताई थी कि ये रिएक्शन जो है ना एंडोथर्मिक है। एक मिनट। अच्छा, यहाँ पे जरा ना मैंने आपको एक वो गलती हो गई मुझसे है, बट ये प्रोसेस जो है ना वो एक्सोथर्मिक होता है। मैंने गलती से एंड वही मैं सोच रहा था ये एंडोथर्मिक कैसे हो गया ना। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ये एक्सोथर्मिक है, ये क्या है, एक्सोथर्मिक है। ठीक है, ये क्या है, एक्सोथर्मिक है। सही है, हेबर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। तो जब मैं अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक्सोथर्मिक में मुझे अमोनिया की यील्ड इंक्रीज करनी है। जो अमोनिया मेरा जो मेन को कंपोनेंट है ना, इसकी यील्ड बहुत कम आती है, मुझे इंक्रीज करना है। जो अमोनिया है ना, मेरा मेन पर्पस, चाहे वो प्रेशर या वो टेम्परेचर चेंज हो, यही ये पर्पस है कि मैंने ये इंक्रीज करना है। ठीक है, मैंने इंक्रीज करना है। तो मैं इसको इंक्रीज को कैसे करूंगा, सही है, मैं इसको इंक्रीज इस तरीके से करूंगा कि अब मैं यहाँ पे को देखता हूँ कि देखो टेम्परेचर जो है ना मेरे पास, अगर मैं टेम्परेचर वो कम करता हूँ, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक है। अगर मैं वो टेम्परेचर कम करूंगा, अगर मैं टेम्परेचर कम करूंगा ना, टेम्परेचर डिक्रीज करूंगा, तो कौन सी साइड इंक्रीज होगी मेरे पास, रिएक्टेंट साइड इंक्रीज होगी। अगर मैं टेम्परेचर कम करूंगा तो जो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब होगा। क्यों? क्योंकि देखो ये जो साइड है ये क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सही है। कैसे? क्योंकि ये हेक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक में हीट आती है ऑन द ये प्रोडक्ट साइड। अगर मैं टेम्परेचर डिक्रीज करूंगा तो हीट कहाँ है, ये प्रोडक्ट साइड पे। तो क्या होगी, प्रोडक्ट साइड डिक्रीज हो जाएगी ना, क्योंकि हीट वो कम हो रही है। तो मेरी रिएक्टेंट साइड इंक्रीज हो जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, एज ए रिजल्ट इक्विलिब्रियम शिफ्ट को कहाँ मूव करूंगा, टुवर्ड्स राइट हैंड साइड यानी अमोनिया की साइड, या इसको मैं राइट हैंड साइड भी बोल सकता हूँ, या प्रोडक्ट साइड भी बोल सकता हूँ। तीनों में से कुछ भी मैं उसको बोल सकता हूँ। बाकी प्रेशर का तो वही है जो मैंने आपको पहले ये डिस्क्राइब किया था कि अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करूंगा तो जाएगा टुवर्ड प्लेजर मोड। अब ये प्लेजर मोड क्या है, अमोनिया की तरफ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास 4 मोड्स हैं किसके, तीन जो है वो H2 के, एक जो है वो N2 का है। तो इसके टोटल 4 मोड्स हो गए इस तरफ, और इस तरफ टोटल 2 मोड्स है। तो ये लेजर मोड्स की तरफ मूव करेगा। ठीक है। अच्छा देखो, फिर उसके बाद अगर खैर मैं शुरू से जो है ना ये पॉइंट्स की तरफ आता हूँ कि आप पॉइंट्स की फॉर्म में लिखो। तो ये पैराग्राफ की फॉर्म में वो नहीं जाओ ना, ये पैराग्राफ की फॉर्म में तो लिखने में टाइम वेस्ट होता है। तो जिस तरीके से मैंने बताया आपने ये उसी तरीके से करना है। बाकी जो ये पैराग्राफ की वगैरह इस तरफ आपने जाना ही नहीं है। ठीक है, जिस तरीके से मैंने बताया उसी तरीके से करना है। ठीक है। लेकिन क्या होता है कि टेम्परेचर का जो है ना चेंज ज्यादा अफेक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर का चेंज एज कम्पेयर टू प्रेशर के चेंज से ज्यादा आसान होता है। देखो, अगर मैं ये टेम्परेचर कम कर रहा हूँ तो मेरी इतनी कॉस्ट नहीं आएगी, लेकिन अगर मैं ये प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूँ ना, तो मुझे बहुत सारे टर्बाइंस वगैरह को लगेंगी, बहुत वो कॉस्टली होता है। तो नॉर्मली हम ये टेम्परेचर के जरिए अमोनिया इंक्रीज करते हैं। अब वो देखो इसकी ये कंडीशंस क्या है ना, ये कंडीशंस की तरफ आ जाओ। कंडीशंस क्या होती हैं इसकी, कंडीशंस हैं कि एट टेम्परेचर 450, एट अ प्रेशर 250 atm एंड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, ये वो तीनों चीजें दे दी ना हम सुबह में। ये टेम्परेचर दे दिया, ये प्रेशर दे दिया, और ये कैटलिस्ट हमारे पास। ये तीन कंडीशन है जो कि आपके ये कोर्स आउटलाइन में भी है और आपको वो लिखनी भी है।
इसी तरीके से क्या होता है इसमें, ये देखो होता क्या है। सबसे पहले आप क्या करते हो, ये प्रोसेस एक्सप्लेन करो। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन डालते हो 3:1 के रेशो में, 3 हाइड्रोजन होते हैं और एक नाइट्रोजन होता है। ये जाता है एक कंप्रेसर में, और ये कंप्रेस होता है ना। क्या होता है, सबसे पहले तो आप नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिक्स करते हो इस प्रोपोर्शन में, 3:1 में। नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 3 है। ठीक। उसके बाद क्या होता है कि आप इनको मिक्स करते हो, गैसेस को कंप्रेस करते हो, हाई ये प्रेशर पे लेके आते हो ना। तो ये कितना 200 to 300 ATM पे। अभी मैंने ये क्यों, क्योंकि हमें ज्यादा यील्ड तो मिल सके ना। उसकी बाद क्या करते हो, अब यहाँ से जो है आपका ये घूमते घामते कहाँ जाता है आपका रिएक्शन, ये अभी कंप्रेसर में गया, कंप्रेसर से फिर ये घूमता हुआ यहाँ जाएगा, आगे मूव कर जाएगा ना। ये क्या नाइट्रोजन अभी और हाइड्रोजन है, और ये वो फिर जाता है कन्वर्टर पे। कन्वर्टर पे आपका मेन रिएक्शन स्टार्ट होता है ना। कन्वर्टर पे आपका मेन रिएक्शन स्टार्ट होता है, ठीक है। कन्वर्टर पे आपका मेन रिएक्शन जो है ना स्टार्ट होता है, ठीक है। जो पूरी मैंने वो रेड से लाइन ड्रॉ करी, अभी हम ये फॉलो कर रहे हैं। कन्वर्टर पे मेन रिएक्शन आपका स्टार्ट होता है, और क्या होता है वहां पे हम ये टेम्परेचर उसको को देते हैं, ठीक है। कि 454 डिग्री सी वो टेम्परेचर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, और वो ये प्रेशर होता है 250 ATM का, सही है। और उसमें ये कैटलिस्ट यूज करते हैं आयरन, सही है। कैटलिस्ट यूज करते हैं आयरन। अब होता क्या है कि ये N2 और H2 ना, ये रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं अमोनिया इन दी प्रेजेंस ऑफ आयरन। ये आयरन की प्रेजेंस में अमोनिया फॉर्म करते हैं। अब होता है क्या है, जो अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द गैसेस आर पास ओवर अ फाइनली द गैसेस आर पास ओवर अ फाइनली डिवाइडेड आयरन at 450 and 250 ATM. The iron act as a catalyst in the reaction. The reaction is exothermic, ठीक है। तो उसके बाद क्या बोले, ओनली 10 to 15% ऑफ द नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कंबाइन टू फॉर्म अमोनिया। मिक्सचर ऑफ अमोनिया नाइट्रोजन हाइड्रोजन लीव्स द कन्वर्टर। मतलब क्या, कि सिर्फ जो कन्वर्जन होती है ना, कि अगर फर्स्ट करो 100% मैंने अमोनिया N2 और H2 डाला, तो सिर्फ 15% मेरे पास, पर 10 to 15% अमोनिया फॉर्म होगा, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट को यहाँ पे रिएक्शन है ना, N2 और 3H2 ना। अब मैं यहाँ पे अमोनिया बना रहा हूँ ना। अब मैंने यहाँ पे 100%, 100 मोल्स को डाले, तो ये वो 0 0 था। तो मैक्सिमम जो कन्वर्जन आएगी ना मेरे पास, मैक्सिमम कन्वर्जन आई है 10 to 15%। यानी 10 to 15 मोल्स मैक्सिमम ये वो कन्वर्ट होंगे। तो यहाँ मेरे पास रिएक्टेंट में कितने मोल्स रह जाएंगे, 85 to 90 मोल्स ये पर रह जाएंगे। सिर्फ 10 to 15 मोल्स आगे वो कन्वर्ट हो गए। लेकिन ये कन्वर्जन मेरे लिए बहुत कम है, मेरे लिए कॉस्टली है ना। मुझे ये लॉस में लेके आएगी। तो मैं क्या करता हूँ, वापस से जो जो मैं ये वापस से क्या करता हूँ, जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मेरा अभी बचा हुआ है ना, जिसने रिएक्ट नहीं किया, उसको मैं कंडेंसर में डालता हूँ, सही है। यानी कि पूरे जो ये प्रोडक्ट है, यानी N2 H2 और अमोनिया, ये तीनों कंडेंसर में आती हैं, सही है। ये कंडेंसर में आके क्या होता है, अमोनिया जो है वो कंडेंस हो जाती है, ठीक है। अमोनिया ये कंडेंस हो जाती है, और एज ए प्रोडक्ट मैं इसको ये टेक आउट कर लेता हूँ। अमोनिया वो कंडेंस हो जाती है, और मैं इसको एज ए लिक्विड ये टेक आउट कर लेता हूँ। और जो मेरा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है वो कंडेंस वो नहीं होती, तो मैं ये वापस से उसको इस स्ट्रीम में हेड करा देता हूँ। मैं वापस से उसको क्या करता हूँ, इस स्ट्रीम में हेड करा देता हूँ ना, ठीक है। जो पूरी स्ट्रीम जा रही है यहाँ से, क्योंकि ये अभी तक ये कंडेंस हुई, सही है। द अनरिएक्टेड, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द अनरिएक्टेड N2 and H2 आर पम्प्ड बैक इनटू द कन्वर्टर फॉर द फर्दर रिएक्शन। वो फर्दर रिएक्शन के लिए आगे वो चले जाता है, और इसी तरीके से ये रिएक्शन आगे चलता रहता है, और ये मेरी ये कन्वर्जन इंक्रीज होती जाती है, सही। सही। ये था मेरा हैबर प्रोसेस, सही। जी सर।